नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबरों में हम बात करेंगे बजट राजस्थान सरकार का। यूं तो अगर हम देखें तो जीएसटी के बाद में बजट का कोई महत्वपूर्ण एजेंडा रह ही नहीं जाता। खासकर क्या सस्ता होगा क्या महंगा होगा, क्योंकि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो जीएसटी के जो दायरे में आते हैं आपके हाथ में कुछ नहीं है। आप फ्यूल पे राहत दे सकते हैं या फ्यूल को और महंगा कर सकते हैं। माइनिंग है, लिकर है, ये कुछ चीजें हैं जो जीएसटी के दायरे के बाहर है। बाकी आप अनाउंसमेंट के रूप में आप सड़कों की बात कर सकते हो, आप बिल्डिंग्स की बात कर सकते हो, स्कूल की बात कर सकते हो। कुछ ऐसी चीजें हैं जो सीधी राहत एक समूह को दे सकते। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे और हमारे साथ इस वक्त राजीव जैन साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार, श्याम सुंदर शर्मा साहब हैं और ओम सैनी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव जी, क्या लगता है आपको कि देखिए बजट पे यूं तो एक जिज्ञासा होती है कि पड़ोसी के भी जब मैरिज होती है तो खुशी आसपास सभी को होती है। हमारा तो बजट आने वाला है, तो बजट को लेके कुछ वास्तव में लोगों को ज्यादा अपेक्षाएं पालनी चाहिए या फिर रूटीन बात है, ये तो बजट है, बजट हो जाएगा? क्योंकि मैं ये सवाल इस वजह से कर रहा हूँ कि जब विधानसभा चुनाव थे तो उस दौरान बहुत सारी चीजें सामने आई और बहुत बातें कही भी गई कि तो वो कहीं ना कहीं योजना के रूप में अब बजट में रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। देखिए योगेंद्र जी, निश्चित रूप से अब वो कहीं राहत देना ये तो एक अलग चीज है, लेकिन जो प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट वाली चीज होती है उसमें राज्य सरकार का बजट काफी महत्वपूर्ण होता है। जैसे 5 मूलभूत जो आम जनता की समस्याएं होती हैं, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य, इन 5 चीजों पे कितना बजट खर्च किया जाता है। क्योंकि यदि जो सरकारें इन 5 चीजों की, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये आम जनता को आसानी से मुहैया करा देती है तो वो एक सरकार की सफलता मानी जाती है। इन चीजों पे कितना बजट होता है, शिक्षा की क्या व्यवस्था है हमारे यहाँ, शिक्षा कितनी निःशुल्क जरूरत है, शिक्षा का कितना बड़ा फैलाव हो, जहाँ स्कूल कॉलेज की जरूरत हो, ये कितना बढ़ता है, ये बजट पे, स्टेट बजट पे निर्भर करता है। और दूसरा स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार बहुत प्रयास करती है। पिछली सरकारों ने भी काफी प्रयास किए। स्वास्थ्य में लोगों को कितनी अच्छी सुविधाएं दी जा सके, उनको ज्यादा से ज्यादा निःशुल्क इलाज मुहैया हो पाए, जहाँ परेशानी कम हो। अस्पतालों की, डिस्पेंसरियों की, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की कितनी स्थापना हो कि लोगों को अपने घर के नजदीक एक सस्ता सुलभ इलाज मिल सके। अब तो प्राइवेट युग आ गया, उसका जमाना आ गया, प्राइवेट अस्पतालों की भरमार है, आम आदमी वहां जाता है तो सरकारें अपनी तरफ से आम जनता का बीमा करवाती है, स्वास्थ्य बीमा। तो ये भी पिछले कुछ सालों से चला जाए, पिछली सरकार ने 25 लाख तक चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा, भारत सरकार का आयुष्मान योजना है जो 5 लाख तक की है, तो उन्होंने 70 साल के ऊपर वालों को कर दिया। अब राज्य सरकार उसमें और कितना अपनी तरफ से कर सकती है। ये केंद्र सरकार ने 70 साल से ऊपर के सभी लोगों को आयुष्मान योजना में ले लिया। हो सकता है राज्य सरकार राहत दे तो 60 से 70 की आयु वर्ग के जो लोग हैं प्रदेश के, उनको अपनी तरफ से बीमित करवाए, उनका जो बीमा का प्रीमियम है भरपाई वो राज्य सरकार अपने खजाने से करे। तो जनता को जो राहत देनी, जैसे बिजली की क्या व्यवस्था होगी, कि पानी की क्या व्यवस्थाएं होंगी, का योजना, पानी, पीने का पानी जो सबसे बड़ी समस्या होती है कि वो लोगों तो कैसे घर में नल हो, इतनी बड़ी सहूलियत मिलती है कि आप और हमने देखे फोटो अभी भी आती हैं, ऐसी खबरें हमारे सामने कि लोगों को, महिलाओं को 5-5 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। तो वो इन व्यवस्थाओं पर, इनमें कितना सुधार ये सरकार करती है। इसके साथ ही रोजगार सृजन के अवसर कितने करते हैं, प्रदेश में औद्योगिक निवेश का वातावरण कितना बनता है जिससे रोजगार लोगों को उपलब्ध हो, कानून व्यवस्था की स्थिति में कितना खर्चा करती है कि उसको मजबूत करने के लिए सरकार क्या करे। तो ये सब चीजें, इन इशू को राज्य सरकार देखेगी और उम्मीद की जानी चाहिए कि इन जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य, इन पे सबसे ज्यादा बजट खर्च होना चाहिए और ये सुविधाएं लोगों को उनके घर के नजदीक ही मुहैया हो, सरकार का ये प्रयास होना चाहिए। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी चिंता भी वही होती है कि मेरे हेल्थ का क्या होगा, मेरे एजुकेशन का क्या होगा, बच्चों की परवरिश। हम केवल यही नहीं कि उनको खिला पिला के बड़ा कर देते, सबसे बड़ी परवरिश होती है कि आप एजुकेशन कैसे दिला रहे हैं उनको, ये मायने रखता है। और आपने सही कहा कि रोजगार के अवसर, इसमें एक चीज और जोड़ देता हूँ, यदि शिक्षा और स्वास्थ्य आम आदमी को निःशुल्क मिल जाए तो उसकी आधी परेशानियां खत्म हो जाती हैं, वो सरकार की वाहवाही करता है। तो सरकारों को इस पर ध्यान भी देना चाहिए। हम दुनिया के मॉडल की बात करते हैं, कई ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे
वो हैप्पी इंडेक्स को आगे बढ़ाने के लिए एजुकेशन और हेल्थ फ्री करते हैं, ताकि लोगों के पास में जो पैसा बचे वो कहीं खुशी के लिए रेस्टोरेंट में जाएगा, खाना खाएगा, बच्चों को घुमाएगा। पैसा तो मार्केट में ही आ रहा है ना, वो इस तरह से देखते हैं। लेकिन खैर अपनी अपनी सोच है, अब ये गवर्नमेंट किस तरह से क्या करती है। हाँ, लेकिन हम इसे खारिज नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट से बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। बहुत सारे लोगों के कानों में अभी भी वो नारे गूंजते होंगे। फिर अभी विधानसभा और पार्लियामेंट इलेक्शन जो थे उसमें पूर्ववर्ती सरकार पूरी तरह से निशाने पे रही है। अब डिपेंड करता है कि, क्योंकि भजन लाल जी ने पिछले दिनों एक बात और कही थी कि 45% से ज्यादा हमने मैनिफेस्टो में जिन मुद्दों को शामिल किया था उन्हें पूरा कर दिया है। मैं श्याम जी के पास में जाना चाहूंगा। श्याम जी देखिए, हर सरकार यही कहती है, पिछली बार अशोक गहलोत साहब भी यही कहते थे कि जो वादे थे उनसे भी ज्यादा कर दिया। अब इसकी कोई सोशल ऑडिट तो है नहीं कि आपके यहाँ काम हुआ कि नहीं है। जो राजनीतिक दल या हुक्मरान जो कह दें वही दल है, कौन इसको खारिज करेगा। लेकिन क्या वाकई हमें कुछ अपेक्षाएं रखनी चाहिए कि हाँ, बजट में इस तरह की चीजें आनी चाहिए। देखिए योगेंद्र जी, जब से जीएसटी लागू हुआ है तो बजट का महत्व तो बहुत कम हो गया, बहुत कम। हम लीकर के ऊपर या फिर दिखेगा कि दो चीजों के ऊपर टैक्स लगा सकते हैं, पेट्रोल डीजल इस पर और लीकर। ये हमारे पास टैक्स लगाने के दो मुद्दे हमारे पास है। बाकी पे टैक्स लगाने का अधिकार तो केंद्र ने छीन लिया। वो तो जब आपके सामने जीएसटी का फैसला होता है, काउंसिल की बैठक होती है, उसमें फैसला हो जाता है। ये बात सही है कि सरकार इस बार मेरे को लगता है कि 20 लाख करोड़ का बजट कर लेगी, जो कि 25% बढ़ोतरी है। पहले तो जिस प्रकार से बजट देख रहे थे 15.7 लाख करोड़ था, उसको बढ़ाना चाहेगी। और देखिए ये निश्चित मान के चलिएगा कि मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से कि युवाओं को खुश करने के लिए नई नौकरियों की घोषणा कर सकते हैं, वो देखिएगा 75,000 करें, 70,000 की तो कर ही रखी है उन्होंने कहा हम इससे भी ज्यादा बढ़ करके 20 लाख करोड़ का बजट का आकार तो बहुत बड़ा है। हम स्टेट बजट में इतना बजट, पहले हमने 15.7% तो पहले है, 25% बढ़ाएंगे तो इतना तो हो ही जाएगा ना। इसलिए कह रहा हूं मैं आपको, लगभग मेरा मानना है कि देखिएगा कि 18,000 करोड़ करे या कितने 18 लाख करोड़ लव करें कि कितना करें, कि देखिए 20 लाख करोड़ मैक्सिमम कोशिश करेगी सरकार के हमारी योजनाओं को लेकर के हम किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं। क्योंकि हमारा देखिएगा कर्जा भी आज देखिएगा जितना बढ़ करके हो गया है, कितना हो गया है, करीब देखिएगा 5.5 लाख करोड़ से ज्यादा कर्जा है। 7.79 लाख करोड़ का कर्जा है। उसको कर्जों को चुकाने के लिए भी हमको ब्याज किस प्रकार से देना पड़ता है, भी आपको पेंशन कितनी है, और उसके अलावा अगर वेतन भत्ते की बात करें तो ये सब मिलकर के हमारा करीब 85% खर्च पैसा तो खर्च हो जाता है। विकास के लिए हमारे पास 15% भी नहीं बच पाता। तो इस अमाउंट को बढ़ाने के लिए निश्चित तौर पर जिस प्रकार का माहौल है हम करेंगे। देखिएगा जब बार बार बात आ रही है कि सेवानिवृत्ति की आयु कम की ज्यादा की जाने की बात बार बार चल रही है, क्योंकि हमारे पास सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के पास पैसा देने के लिए तो सरकार चाहेगी कि इन्हीं को हम काम करेंगे। अब नई भर्ती भी निकालना चाहते हैं और फिर इनकी आयु भी बढ़ाना चाहते हैं। पेट्रोल के दामों में कमी करने की बात बार बार आ रही है उठ करके। उपचुनाव होने, ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर पांचों जो उपचुनाव हो रहे हैं उसको भी फोकस रखेगी सरकार। और ये मान के चलिएगा देखिए आने वाले समय में जिस प्रकार से नए जिले के बारे में निर्णय होना है, अब नए जिले कम होने हैं ज्यादा होने हैं, ये फैसला भी इस बजट के सत्र के दौरान ही होना है। क्योंकि देखिएगा ललित के पंवार कमेटी बना दी गई है, पहले लाम लोवाय कमेटी थी, उन्हीं के बैचमेट है ये ललित के पंवार। अब देखिएगा 5 जिले कम करें या 7 जिले कम करें, कितने जिले करते हैं, ये तो अभी देखिए निश्चित रूप जिले कम करने की जरूरत तो है, क्योंकि जिस प्रकार से निर्णय लेकिन श्याम जी इतना सहज है क्या, इतना सहज है कि जिले एक बार बनने के बाद में उसे विड्रॉ किया जाए? अब आप देखिएगा कि पुरानी सरकार कांग्रेस सरकार तो यही सोच रही जिले बनाने से जीत जाएंगे, वो जीते नहीं। तो इसलिए फैसला तो करना ही पड़ेगा। देखिए इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि हमारे देखिए दूदू में केवल 3 थाने लगते हैं या 4 थाने लगते हैं, तो ऐसे थाना कम से कम एसपी को 11 थानों की जरूरत पड़ती है। अब हम कैसे करेंगे? देखिए खेरतल की बात करें या 5-6 जिले सलूम्बर की बात करें, बहुत सारे जिले ऐसे हैं जिनकी जरूरत नहीं है, बना दिए क्योंकि राजनीतिक फैसला करना था इसलिए कर दिया। निश्चित तौर पर इस पे जिले में कम होना चाहिए, जिले तो बनने की जरूरत है निश्चित तौर पर। और देखिएगा फिर युवाओं को कुछ देने की बात आएगी, महिलाओं को देखिएगा आरक्षण में किस प्रकार से बढ़ाया जाए, महिलाओं को जरूरत है। युवाओं को तो नौकरी की बात है, 75,000 या 80,000 नौकरियों की घोषणा सरकार करने की स्थिति में आ सकती है। अब देखिए कि एमपी और एमएलए को तो आप फंड देते हो, पार्षदों को भी कोई निश्चित धनराशि
विकास के लिए देने की बात आ सकती है। ई व्हीकल है, उनको खरीदने के पर अनुदान कैसे बढ़ाया जाए। मंदिरों को पानी का कनेक्शन दे दो, फिर ये क्या फर्क पड़ता है मंदिरों के, क्योंकि सरकार वोटों की राजनीति करेगी थी। आदिवासी क्षेत्रों के लिए कोई विशेष योजना ला सकती है कि हम देखिएगा उनको उनको हॉस्टल दे सकते हैं, या उनके उनके और किस तरह से बढ़ावा कर सकते हैं कि उन तक रोजगार कैसे मिले। जिस सरकार ने, पहले वाली सरकार ने कहा था आदिवासी क्षेत्रों में हम सरप्लस करेंगे, देखिए नरेगा वाला मामला था, नरेगा वाला मामला की तरह आयुष्मान, मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना शुरू करने की बात हो रही है। अब उसको देखिएगा कितना पैसा किया जाए, 5 लाख तो है, उसको बढ़ा करके मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि किसी तरह से उसको बढ़ाया जाए। और सही बात है, 70 साल तक के लिए तो कर ही दिया है केंद्र सरकार ने। अब राजस्थान सरकार उसके अंदर किस तरह से फैसला कर सकती है उसपे, मेरे को लगता है पेट्रोल 100 रुपए के दायरे में लाने का प्रयास करेगी सरकार निश्चित तौर पर, कि जिस प्रकार से बार बार हो रही है कि हमने कहा था इलेक्शन में प्रधानमंत्री जी आपके पास वापस श्याम जी वापस लौटूंगा। देखिए इस बजट की अगर मैं मूल बात करना चाहूँ तो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कैसे आ सकता है उस पर फोकस रखा जा सकता है। सिंगल विंडो सिस्टम क्लियरेंस जो सिस्टम है उसे और इफेक्टिव कैसे बनाया जा सकता है, एमनेस्टी स्कीम से लाई जानी चाहिए ताकि व्यापारियों को उससे राहत मिल सके, और जो उनकी पेंडेंसी है मुकदमेबाजी की या लिटिगेशन की किसी भी स्तर की, वो खत्म हो सके। दूसरा एक सबसे बड़ी जो बात मुझे लगती है कि मोदी जी अक्सर अपने भाषण में ये बात कहा करते हैं कि 4 वर्ग हैं, महिला, किसान, युवा बेरोजगार और मजदूर। मोदी जी ने जो अपने अल्फाज में या किसी भी राजनीतिक मीटिंग में कहा, तो वो बीजेपी के लिए एक लकीर है कि मोदी जी ऐसा चाहते हैं। मैं काफी सीनियर है महेश शर्मा साहब हमारे साथ में, उनसे जानना चाहूंगा कि महेश जी, लगता है आपको कि पिछले दिनों जो स्पीच दिए राजस्थान में या बाहर कहीं पे भी मोदी जी ने जिन तबकों को छूने की कोशिश की, जिनके लिए कहा, उनको इस बजट में शामिल किया जा सकता है ताकि एक मैसेज भी दिया जा सकते हैं कि मोदी जी ने इनका जिक्र किया था, देखिए उनके लिए हमने स्पेशल प्लानिंग की है। निश्चित रूप से जो मोदी का जो विजन रहा है, चुनाव के दौरान जो मुद्दे बनाए, उपलब्धियां बनाई, टारगेट जो उन्होंने दिए थे, गारंटी जो दी थी, उससे ओरिएंटेड इस होने वाली है मुख्य रूप से। अब चूंकि उप मुख्यमंत्री दिया सिंह इस बजट को पेश करेंगे, तो मैं जहाँ तक समझता हूँ ज्यादातर जो मतलब क्या कहते हैं घोषणाएं, वो महिलाओं के मामले पे ज्यादा घोषणाएं हो सकती हैं, क्योंकि एक मैसेज भी देना होता है। और साथ साथ ही राजस्थान के पास जितने संसाधन हैं, उनका सही मतलब क्या होता है, उसमें कितना आ रहा है, कितना कंट्रीब्यूशन वो कर सकते हैं, केंद्र से कितना मिल सकता है। और फिर हम जितनी जो पूर्व की जो सरकार ने जो एक के बाद एक घोषणाएं जो की है, उनकी बारे में जो समीक्षा हुई है, शायद उस समीक्षा में जो गवर्नमेंट ने फैसला लिया होगा, तो उसका भी कहीं ना कहीं इसमें जिक्र होगा कि ये चीजें होगी। या जैसे अभी जो चर्चा कर रहे थे पुराने आदिवासी क्षेत्रों का, या जिलों के पुनर्गठन को लेकर के, जो ऐसे कई ऐसे जो संबंधित हैं मामले, जिनके मतलब क्या कहते हैं उसमें संकेत मिलेंगे आपको बजट में। अब जो आपने बताया ना कि 4 जो मुख्य रूप से वो बताया है मोदी जी ने कि किसान, गरीब, युवा और महिला, यही इसी आधार पे मतलब क्या कहते हैं राजस्थान का बजट उस पर ही बेस होगा। साथ ये भी हो सकता है कि ये जो अपने ईस्टर्न कैनाल जो मामला है, उसके लिए कुछ केंद्र से ज्यादा मदद या उसकी तरफ से भी देश के बजट में इसमें भी प्रोविजन हो, और यहाँ पे भी कोई प्रोविजन किया जा सकता है। बिल्कुल, इसका जिक्र किया जा सकता है। राजीव जी, क्या लगता है आपको कि आरसीपी केपीसी का जिक्र किया जा सकता है इसमें, कि उसके लिए बजट की बात हो, या फिर जो अब तक की प्रोग्रेस है उसको लेकर के कुछ इसमें जिक्र किया जा सकता है बजट में? क्योंकि ये चुनावी मुद्दे के साथ साथ पानी बड़ा मुद्दा है, और जल जीवन मिशन जिसको लेके भी कई बार ये बात हुई पिछली सरकार पर कि चाहे वो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हो या अशोक गहलोत, दोनों की जो टकराव की स्थिति उसको लेकर के राजनीति ज्यादा हुई, काम कम हुआ, और हुआ तो ईडी की अभी अब जांच में सामने आ रहा है कि क्या कुछ हुआ। तो यहाँ कुछ ऐसी योजनाओं का जिक्र किया जा सकता है कि जिसके लिए एक मैसेज आए कि देखिए, और उस वक्त मुझे लगता है कि तालियां भी बजाई जा सके कि हाँ ईआरसीपी, समझे नहीं समझे लेकिन हाँ तालियां बजाई जा सकती हैं, केपीसी का जिक्र किया जा सकता है। देखिए योगेंद्र जी, आपने सही बात की। ईआरसीपी को लेके
जो मुझे लगता है कि उस पर तेज गति से काम हो। तेज गति से काम होने के लिए उस पर जो धन का आवंटन है वो ज्यादा किया जा सकता है। कि सरकार चाहेगी कि उसके 5 साल का जो मौका है, 5 साल में वो कम से कम, वैसे ये ERCP तो 10 साल में पूरी होगी पूरी परियोजना, लेकिन 5 साल में इतनी पूरी कर देते कि आम जनता को कहीं ना कहीं ये सहूलियत लगे या उसको ये उम्मीद लगे कि ये सरकार ने इस पर काम किया। लेकिन मैं एक चीज और देखता हूँ योगेंद्र जी, इसी बजट में जो आ सकती है, मेरे को संभावना लग रही है कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से लाडली बहना योजना थी, उस तरह की कोई योजना राजस्थान में भी ये सरकार ला सकती है। कि महाराष्ट्र सरकार ने भी अपने यहाँ के महिलाओं के लिए इस तरीके की एक योजना की है, तो राजस्थान में भी सरकार लाडली बहना, जिससे मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान बहुत पॉपुलर नेता बन गए थे मध्य प्रदेश के, लाडली बहना योजना जो उनकी थी इतनी कारगर रही कि उसी की बदौलत माना जाता है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी क्लीन स्वीप कर रही है, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो। तो राजस्थान में भी मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा सरकार महिलाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कोई इस तरीके की योजना ला सकती है जिससे उनको एक मुश्त हर महीने 1500, 2000, 1200, 1500 रुपए हर महिला के खाते में जमा हो। इस तरीके के जो इसको कह सकते हैं लोकप्रिय योजना होती है ये, इसमें कोई दो राय भी नहीं। और पॉपुलर सरकार के लिए और जो डेमोक्रेटिक सरकार होती है तो आधी आबादी को साधने के लिए, क्योंकि हमारी जो वित्त मंत्री हैं वो भी महिला हैं, तो कहीं ना कहीं चलिए यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर का जिक्र कर दिया तो राजीव जी, वैसे तो देखिए हर स्टेट फ्री है, कोई प्रेशर नहीं होता है, ना कोई ऐसी बात होती है कि यूनियन बजट आए तभी आपके स्टेट का बजट आएगा, लेकिन एक ऐसी धारणा बन जाती है कि हाँ यूनियन बजट आता है उसके बाद में स्टेट का बजट आता है, तो उसका कोई असर पड़ सकता है कि यूनियन बजट आया नहीं उससे पहले स्टेट का बजट आया? क्योंकि वो इस वजह से कह रहा हूँ, चाहे जल जीवन मिशन हो, सोलर प्रोजेक्ट हो, मेडिकल एंड हेल्थ हो, नरेगा हो, वहां की योजनाओं का पैसा का यहाँ उपयोग करके और बजट का जो साइज बढ़ाने की एक हमारे कल्चर परंपरा बन पड़ी है, उसके लिए कहीं प्रभाव देखा जा सकता है, या ऊपर से कुछ इस तरह के इंस्ट्रक्शंस होंगे कि हाँ इन योजनाओं को आप आगे बढ़ा सकते हो? राजीव जी, इसमें होता ही है कि केंद्र में तो अलग अलग सेक्टर के लिए धन का आवंटन हो जाता है कि राज्य को जैसे शिक्षा के क्षेत्र में इतना मिलेगा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतना मिलेगा, सड़क के क्षेत्र में इतना मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए इतना पैसा वो केंद्र सरकार आवंटित करती है अलग अलग मद में। अब ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो जो उसको बजट आवंटन हुआ है केंद्र की तरफ से कोई योजनाओं का, तो उसमें वो शिक्षा के क्षेत्र में कौन से नवाचार के रूप में नई योजना अपनी ला दे, क्योंकि केंद्र सरकार की भी योजना आएगी, लेकिन केंद्र सरकार की योजना के साथ राज्य सरकार को यह हक रहता है कि वो केंद्र की किसी योजना को अपना नाम भी दे सकती है। जैसे पूर्ववर्ती की कांग्रेस सरकार ने जो केंद्र की कई योजनाएं थी उनको अपना नाम दिया बहुत सी सेक्टर की योजनाओं में कि राज्य स्तर पे, तो उसी तरीके से जो आवंटन होगा तो राज्य सरकार तो अपना बजट पहले दे रही है, इसमें कोई बंदिश तो है नहीं कि, लेकिन अमूमन आमतौर पे होता यह है केंद्र के बजट के बाद राज्य अपना बजट पेश करते ताकि उस पैसे का, ये भी एक स्मार्टनेस है, देखिए उस पैसे को मैक्सिमम यूटिलाइज आप कैसे कर सकते हैं। मैं चले वापस आऊंगा आपके पास में, मैं एक बार महेश जी का रुख करना चाहूंगा। सर क्या लगता है आपको कि या तो इंस्ट्रक्शंस मिल चुके होंगे या फिर यूनियन बजट से पहले हम लोग बजट दे रहे हैं क्योंकि 22-23 के आसपास आएगा, तो यहाँ कुछ असर पड़ेगा उसका या प्लानिंग पहले से तय है? मसलन जैसे सोलर को लेकर के बहुत सारे लोगों को इंतजार है कि सोलर पैनल लगाए नहीं लगाए, क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट का 75,000 रुपए से सब्सिडी है उनकी एक साइड, स्टेट गवर्नमेंट भी बढ़ा सकती है, क्योंकि जैसे किसानों के अभी 6,000 रुपए किसान कल्याण निधि के रूप में आ रहे हैं, उसे 8,000 रुपए किया गया है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं या फिर ये तमाम चीजें हैं, लोक लुभावन से ज्यादा जरूरत है कि प्रदेश के स्ट्रक्चर को मजबूत करने की जरूरत है, जिसे किया जाना चाहिए। क्योंकि अगर आपने पूर्ववर्ती सरकार पे आरोप लगाया कि सरकार खोखला कर गई, तो आपको लगता है कि इस बजट में मजबूती के लिए कुछ कड़वे फैसले भी लेने पड़ सकते हैं सरकार? बिल्कुल, ये जो आपका जो सोच है ये बिल्कुल दुरुस्त है। और साथ साथ ही जो आपने ये देखा होगा कि मोदी ने जब मोदी के चेहरे को लेकर के जब चुनाव लड़ा गया था, तो उस दौरान ये भी है कि मोदी के क्या प्रोजेक्ट हैं। पहले उनका है कि रिन्यूएबल जो एनर्जी है उस पर ज्यादा फोकस है, तो कहीं ना कहीं राजस्थान में इस चीज पे सौर ऊर्जा है, हाइड्रोजन वाला जो है प्रोजेक्ट, उससे जो अल्टरनेट जो है उस पर भी ज्यादा फोकस रहेगा। अब
दाम पेट्रोल के कितने होते हैं, कम होते हैं या नहीं है, ये भी एक नजरिया हो सकता है, एक उपहार के रूप में दिया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं पहले से इशारा हो गया होगा, या पहले से ही कहीं न कहीं संकेत है, क्योंकि 23 तारीख को तो केंद्रीय बजट है, उससे पूर्व आपको ये जो देना है, उस देने से पहले ही रूपरेखा तय कहीं न कहीं। अभी भजन लाल जी जाके भी आए हैं दिल्ली से, तो उस समय पूरा मतलब उनको ये टारगेट दे दिया गया, ये भाई घोषणा आप इसमें आपके जो बजट में ले सकते हो। तो उसमें जहां तक सवाल है, हो सकता है कि पर्यटन को भी लेकर के जोड़ दिया जाए, आदिवासी विकास के क्षेत्र में जोड़ दिया जाए, और साथ साथ ही ये जो आपका जो है रिन्यूएबल एनर्जी वाला जो है, इसको भी ज्यादा गंभीरता से राजस्थान, और ये बुनियादी ढांचा जो जितना जरूरी है, तो उसके लिए भी मतलब क्या कार्य किया जा सकता है। अब जैसे उसमें बजट पे ये भी तय होगा कि कुछ योजना जो केंद्र के माध्यम से ही होती है, चाहे वो रेल का विस्तार हो या अन्य दूसरे कोई या जो गलियारे जो बनते हैं हो, हाँ, तो वो वाले एक अलग से एक दिया जा सकता है। हमारे यहाँ पहले से चल रहे हैं जो काम, वो उनको एक गति मिल सकती। जी बिल्कुल श्याम जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा कि देखिए जो काम है उनको गति मिल जाएगी। वाहवाही की बात होती है बजट में, और मैं कहा कि बजट आजकल बजट पब्लिक ओरिएंटेड तो होता ही होगा, क्यों बनता उसी के लिए, लेकिन उससे ज्यादा कलाबाजी का खेल ज्यादा हो गया, किसमें आप किस तरह से अपना हुनर और कौशल को दिखा सकते हैं। इधर का पैसा इधर, इधर का पैसा इधर, और बजट की वाहवाही। क्योंकि देखिए सदन में तो आपको ताली मिल जाएंगी, बहुत सारे लोग होते हैं बजट की पूरी रूपरेखा का चाहे आंकलन करे नहीं करे, लेकिन मेरी सरकार और मेरी सरकार ने बजट पेश किया तो दैताली बजाना ही है। कोई भी गवर्नमेंट हो, मैं एक गवर्नमेंट के लिए बात नहीं करता हूँ, इनके तो तालियां बजना बाकी है। अशोक गहलोत साहब का भी यही था, कितने जिले बजाओ ताली, बिजली के बिल माफ बजाओ ताली, ये थैले तो बजाओ ताली। अब उसके बाद में अभी यही ब्यूरोक्रेसी कहते हैं खजाना खाली हो गया, तो उस समय क्यों नहीं समझाते हैं, रोकते क्यों नहीं है? प्रदेश तो आप ही का ही है, घाटे का आकार बढ़ता जा रहा है, और फिर जो सरकार में होते हैं वो कहते हैं कि वेलफेयर स्कीम्स के लिए हम लोन लेते हैं और कर्ज बढ़ाते हैं, घी पीने के लिए नहीं कहते हैं। एक रटा रटाया जवाब है कि ये सब करते हैं, लेकिन प्रदेश की खुशहाली के लिए आपको कुछ कड़े फैसले भी लेने पड़ते हैं, जो लेने चाहिए। मैं अक्सर ये देखता हूँ श्याम जी, जब बिगनिंग होती है किसी भी गवर्नमेंट की, आपके 5 साल पूरे करने हैं, पहला साल में वो रिस्क लेते हैं दबा के कि कुछ नहीं, पब्लिक है ना, कोई विकास के नाम पे, विकास भी हमने करके, अपना अपना नजरिया होता है कि हमने विकास भी करके देखा, लोगों के काम भी किए, लेकिन सरकार हमारी चली गई, या विकास से कोई वोट नहीं मिलते हैं। तो ऐसे में आपको लगता है कि कुछ कड़वे फैसले सरकार ले सकती है? देखिए योगेंद्र जी, पहले वाली सरकार चुनाव में जा रही थी, इसलिए फैसले अलग तरह के लिए। अब देखिए इस सरकार को भी देखिएगा, पहला बजट है, और निश्चित तौर पर ये बजट आगे 5 साल तक किस तरह से इस सरकार की छवि को सुधारने का काम करेगा, ये निश्चित रूप से ईआरसीपी का मुद्दा है जो बार बार आ रहा है। उसमें कोई बजट हमको 10% देना है, 10% देने में कोई दिक्कत नहीं है। उससे देखिए 2 उपचुनाव प्रभावित होंगे, दौसा और सवाई माधोपुर, निश्चित रूप से वो कहेंगे कि देखो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा यमुना जल समझौता करेंगे, क्योंकि आपको झुंझुनू का चुनाव जीतना है, तो यमुना जल समझौता के लिए आप अभी मध्य प्रदेश जाके आए हो, उसको फैसला के अंदर उसका दिखेगा। लखपति दीदी वाला जो है वो निश्चित रूप से हमारे यहाँ जो टारगेट फिक्स कर रखा है, वो हमारे लखपति दीदी सामने आएंगे। और देखिएगा सौर ऊर्जा को लेकर के जो प्रधानमंत्री जी की योजना है, उसको हम कारगर कैसे से बना सकते हैं, उसको लाएंगे। नई खेल नीति, क्योंकि देखिए 2031 में बार बार करें कि ओलंपिक कराने, तो हम राजस्थान को भी पीछा नहीं रखना चाहते। जिस तरह से हमने खेल मंत्री जी को बनाया है, राज्यवर्धन सिंह जो कि देश के भी रह चुके हैं, तो इसलिए निश्चित रूप से देखिएगा बहुत। और मैं कहता हूँ बजरी के मामले में कोई निर्णय कर सकते हैं, या स्टेट टोल को फ्री कर सकते हैं जिस तरह से पहले हो रहा था। ये कुछ पॉपुलर चीजें हैं जिसको कि, और देखिएगा स्कूलों में ई लाइब्रेरी सब जगह घोषित कर देंगे, कोई पैसा लगता नहीं, उसमें कंप्यूटर दे दो और एक उसके अंदर कनेक्शन दे दो, तो ई लाइब्रेरी का फायदा सब ले सकते हैं। तो ये जिस तरह की स्थितियां सरकार लोक लुभावने घोषणा जरूर करेगी, पैसा कम लगे वाहवाही ज्यादा मिले, निश्चित रूप से इस प्रकार का माहौल इसमें बने। और देखिएगा निश्चित रूप से टूरिज्म मंत्री हमारे बन गए हैं, तो हमको निश्चित रूप से कुछ नया फैसला करके हम टूरिज्म को बढ़ा सकते हैं, और हम धार्मिक और मेडिकल टूरिज्म दोनों को जोड़ सकते हैं, मेडिकल भी और धार्मिक दोनों टूरिज्म को बढ़ा करके हमारी इनकम को बढ़ा सकते हैं। पहले तो प्लान साइज छोटा था, उसको बड़ा किया जा सकता है उसके
इसलिए बहुत सारे, और देखिए उद्योगों को लगाए जाने के लिए फैसले बहुत करने पड़ते हैं, लेकिन कारगर हो ही नहीं पा रहे। पिछले देखिएगा कितने, हम कह रहे हैं कि फिर सबमिट करेंगे, और सबमिट करने के बाद हम लोग लुभावना करके के कुछ लाने का प्रयास करेंगे। निश्चित तौर पर सरकार चाहेगी कि हम पॉपुलरिटी में कैसे आगे आए, और प्रधानमंत्री जी का विजन, जो कि देखिए जी उन्होंने सरकार का जब गठन होने से पहले जब बजट लाए थे, उस बजट की झलक तो, क्योंकि देखिए वो भी बजट, अंतरिम बजट लाए थे, उस बजट को निश्चित रूप से यहाँ पर कारगर होते दिखे 23 तारीख को। वो उसमें से बहुत सारी चीजें हैं कि जो हमको मिलने वाली है, उसी में से मिलेगा। बहुत ज्यादा तो हमको जीएसटी से मिलता है, जो मिल जाएगा। और देखिए 10% और 90% वाली योजना है, कुछ 50%, 50% वाली योजना है। तो निश्चित रूप से उसी अनुरूप पे हमको फैसले भी करने पड़ेंगे। युवा, महिला, और देखिएगा आदिवासी, एससी एसटी के लिए हम विशेष ध्यान देते हुए बजट का जी एलोकेशन करने वाले, किसान भी साथ में है। तो बिल्कुल ये इन बिल्कुल चीजों का बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल। आप श्याम जी सही करेंगे। देखिए वर्गवार और तबकेवार बजट पेश किए जाते हैं और उसी हिसाब से बनाया जाता है। कुछ जिलों का महत्व रखा जाएगा, जिलों में कि आपकी योजना क्या जाती है। कुछ ऐसी प्लानिंग की जा सकती है कि जैसे हरित राजस्थान को आगे बढ़ाया जा सकता है, वृक्षारोपण है, कुछ इस तरह की केंद्र से, ताकि उसका मोटा बजट भी मिल सकता है। आपको कुछ उन जिलों के लिए भी, सीमावर्ती जो जिले हैं वहां पे पेयजल संकट है, उसको लेकर के आपको कुछ देखने को मिल सकता है। लेकिन बड़ी बात यही है कि रोजगार के अवसर कैसे सृजित होंगे, ये सबसे बड़ी बात है, और ये बजट की सफलता होगी। देखिए आपकी छूट और उसकी कोई आवश्यकता नहीं। अगर व्यक्ति की जेब में पैसा आता है, उसके सोर्सेस बनते हैं, तो 2 पैसे खर्च करने की वो अपनी हिम्मत जुटा पाता है। पैसा जेब में होगा तो खर्च करेगा, लेकिन वो पैसे के लिए ही जूझता रहेगा कि पहले मेरी जेब में पैसा आए, उसके बाद मैं कुछ करूं, तभी कुछ होगा। लेकिन पहला बजट है, 2 बातें हैं। इससे सरकार ये भी मैसेज देने की कोशिश करेगी कि नहीं, ब्यूरोक्रेसी की नहीं चल रही है, गवर्नमेंट में जो बैठे हैं जनप्रतिनिधि, उन्हीं की चल रही है। ये पॉलिटिकल एजेंडा है, पॉलिटिकल एजेंडे के तहत ही बजट बना है। दूसरा, कुछ कड़े फैसले लेने की भी मुझे लगता है कि 4 साल अभी कुछ नहीं है, कोई चुनाव किसी तरह का नहीं है। पंचायत राज और लोकल बॉडीज के इलेक्शन होंगे, बाई इलेक्शन होंगे। बाई इलेक्शन से मुझे नहीं लगता है कि इस बजट से आप 500 सीट जीत सकते हैं, या बजट में कुछ ऐसा फैसला हो कि 500 सीट हार जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि इसका इम्पैक्ट इस तरह का कोई आएगा। तो फिर देखना होगा कि अपनी अपनी बातें हम जिस तरह से सोच रहे हैं और पब्लिक में क्या कुछ चल रहा है, वो जन टीवी के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश की है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। थैंक यू सर। थैंक यू सर।